हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स या फिनॉल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी एसिड्स होते हैं। आप जानते हैं कोई कंपाउंड अगर H+ आयन डोनेट कर रहा है तो वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। कोई कंपाउंड जितनी आसानी से H+ आयन डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा। तो जो अल्कोहल्स या फिनॉल्स होते हैं वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ। R का मतलब है अल्किल ग्रुप, यानी यहाँ पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई भी ग्रुप हो सकता है। जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? अगर इस बॉन्ड को देखा जाए तो ये कैसा बॉन्ड है? ROH। ये क्या है? अल्कोहल है और ये क्या है? सोडियम है। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर। तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और H पे आएगा प्लस। इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो सोडियम पे आएगा प्लस। ये सोडियम किससे आके जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। यानी अल्कोहल में से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है? H+ के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स। तो इस रिएक्शन में जो अल्कोहल है वो H+ आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एसिडिक नेचर का है। उसी तरीके से अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें भी क्या होता है? यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है और सोडियम आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। यानी फिनॉल भी हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, इसलिए वो भी क्या है? एसिड है। एक और रिएक्शन है, यहाँ पे भी फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें दे रहा है सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर। तो अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर NaOH ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा? Na+ और OH- में। OH- क्या है? बेस है। और OH- के साथ ही कौन रिएक्शन कर रहा है? फिनॉल का हाइड्रोजन प्लस, और मिलकर क्या बना दे रहा है? वाटर। यानी फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने हाइड्रोजन आयन को किसको दे रहा है? एक बेस को दे रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन को, बेस को डोनेट करें, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ब्रॉन स्टेट एसिड्स। तो इन सारे रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि जो अल्कोहल्स या फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब अल्कोहल्स और फिनॉल्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। आप जानते हैं अल्कोहल 3 तरह के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी अल्कोहल, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ। R का मतलब क्या है? अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप में क्या हो? किससे जुड़ा होगा? कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ पे भी कार्बन से 2 अल्किल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे कार्बन से 3 अल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो अगर इनके एसिडिक नेचर की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है ये जितनी आसानी से H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा वो अल्कोहल उतना ही ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जो अल्किल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। उसी तरीके से अगर अल्किल ग्रुप कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। उसके बाद ये कार्बन भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगेगा। उसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें 2 अल्किल ग्रुप्स हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। अब ये कार्बन भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप्स हैं और तीनों क्या कर रहे हैं? कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। और ये कार्बन कहाँ रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो जो टर्सरी अल्कोहल है, यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और कार्बन किसे रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन को। अब अगर ऑक्सीजन को 3 अल्किल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ऑक्सीजन आसानी से नहीं ले पाएगा। ये एसिडिक नेचर कब शो करेगा? जब हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकले। और हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में कब निकलेगा? जब ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। और यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप्स ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं ले पाएगा। और अगर आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। यानी टर्सरी अल्कोहल्स की बात करें तो ये सबसे कम एसिडिक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं कहाँ? ऑक्सीजन पे, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जा रही है और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पा रहा है। अगर बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की तो यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप्स हैं। 2 अल्किल ग्रुप्स 3 के कंपैरिजन में थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, जिसकी वजह से इसके हाइड्रोजन को लेना थोड़ा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू टर्सरी अल्कोहल। और अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्किल ग्रुप है। अब एक अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है,
जिससे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंडरी और टर्सरी के कंपैरिजन में कम होगी। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर पाएगा और H+ के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो अगर अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स उससे कम एसिडिक होते हैं और टर्सरी अल्कोहल्स सबसे कम एसिडिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। अगर फिनॉल्स और अल्कोहल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करें तो जो फिनॉल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि फिनॉल में ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आप जानते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और आसानी से एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, ये H+ के फॉर्म में बाहर आसानी से निकलेगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न है रेजोनेंस। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो क्या बना रहा है, फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो कर सकता है। अगर रेजोनेंस शो कर सकता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। कैसे बनाएगा, सबसे पहले फिनॉल में से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज मूव कर जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे और यहाँ पे क्या बना देगा, एक डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। होगा क्या, जब निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आया तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और जब ये डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ मूव हुआ तो उस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस चार्ज कहाँ मूव करेगा, इन दो कार्बन के बीच, और ये डबल बॉन्ड कहाँ मूव कर जाएगा, इस कार्बन पे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही माइनस यहाँ मूव किया तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर गया इस कार्बन पे तो उस कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। उसके बाद ये माइनस चार्ज मूव करेगा इन दो कार्बन के बीच और ये बॉन्ड मूव कर जाएगा इस कार्बन पे। उससे क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ मूव किया, डबल बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे मूव किया तो इस पर माइनस आ गया। अब माइनस चार्ज फिर मूव करेगा इन दो कार्बन के बीच और ये बॉन्ड चला जाएगा वापस ऑक्सीजन पे। माइनस चार्ज इन दो कार्बन के बीच आया है, बन गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव हुआ तो यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है और आप जानते हैं जो कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो फिनॉल में से H+ निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बचा वो क्या हुआ, रेजोनेंस शो करने की वजह से हाईली स्टेबल हो गया और हाईली स्टेबल हो गया तो उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। जैसे जो कंपाउंड जितनी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही हाई होता है। अगर फिनॉल हाइड्रोजन को डोनेट करके स्टेबल हो रहा है तो वो क्या करेगा, आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और क्या होगी, उसकी एसिडिक कैरेक्टर हाई होगी। अगर कंपेयर करें अल्कोहल्स और फिनॉल्स में तो फिनॉल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। पहला रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि फिनॉल से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के जरिए स्टेबल हो जाता है। इसी कारण से फिनॉल हाइड्रोजन को बहुत आसानी से रिलीज करता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होती है। अगर हम फिनॉल डेरिवेटिव्स के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और अगर फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो वो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, अब यहाँ है फिनॉल पे लगा है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। अगर NO2 ग्रुप इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई तो इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन आसानी से ले पाएगा और H+ आसानी से बाहर निकल पाएगा। और अगर H+ आसानी से बाहर निकल पा रहा है तो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं पे बात करें अगर इस कंपाउंड की तो यहाँ पे फिनॉल के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हुई थी, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुई है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे उस फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है।
लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। 5 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होती है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सारे के सारे क्या है, फिनॉल्स है, लेकिन ये क्या है, अल्कोहल है। यानी सारे कंपाउंड्स में इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, प्रोपेन 1 ऑल्स। ये अल्कोहल है, इसलिए बाकी सबके कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अगर इसमें बात करें तो ये है 4 मेथिल फिनॉल। फिनॉल के साथ मेथिल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। यहाँ पे ट्राई नाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप लगा है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप है और इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है। यानी इन 4 कंपाउंड्स में 3 में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है और 1 में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। और आप जानते हैं कि अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो अल्कोहल के बाद किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, इस कंपाउंड की, 4 मेथिल फिनॉल। अब बात कर लेते हैं बाकी बचे 3 कंपाउंड्स की। तो तीनों फिनॉल्स में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है जो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। यानी इसमें 1 नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं और इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। यानी फिनॉल्स में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लगे होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इस मॉलिक्यूल की, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। उसके बाद हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। और इन तीनों में सबसे कम किसकी होगी, इस कंपाउंड, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 नाइट्रो ग्रुप लगा है। यानी 4 मेथिल फिनॉल के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, 3 नाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 नाइट्रो ग्रुप है। उसके बाद होगी 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। और सबसे ज़्यादा होगी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं। अब बात कर लेते हैं अगले रिएक्शन की, जो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का बनना। अब यहाँ पर AR/ROH लिखा है, इसका मतलब ये है कि AROH से जुड़ा हो यानी फिनॉल की बात हो रही है, और ROH से जुड़ा हो यानी अल्कोहल की बात हो रही है। चाहे फिनॉल हो चाहे अल्कोहल हो, दोनों ये रिएक्शंस देते हैं। तो फिनॉल्स या अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स और एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे हो क्या रहा है, फिनॉल या अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं एस्टर। होगा क्या, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से OH- वाटर के फॉर्म में निकल गया, और ये कार्बन आके इस ऑक्सीजन से जुड़ गया और क्या बना दिया, एस्टर। दूसरे रिएक्शन में फिनॉल या अल्कोहल रिएक्शन कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ और बन रहा है एस्टर। यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, RCOO के साथ जुड़ जाता है H+ और बना देता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और RCO ग्रुप आके जुड़ जाता है RO के साथ और बना देता है एस्टर। तीसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिनॉल या अल्कोहल रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन और बनाते हैं एस्टर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl- क्या बना देंगे, HCl, और RCO ग्रुप आके इस RO से जुड़ जाएगा और बन जाएगा एस्टर। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप जुड़ा है और उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा है, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो बनाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसी को कॉमन फॉर्म में कहा जाता है एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में आप जानते हैं, जो मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से अवेलेबल है। इसके पास एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये दर्द और बुखार को कम करने में इस्तेमाल की जाती है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।